नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी इस क्लास में हमारा टॉपिक है सेट्स। सेट्स जिसे हिंदी में समुच्चय के नाम से जाना जाता है। एक ही वीडियो में जो भी सेट्स के बारे में बताना है वो एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो ये कुछ पार्ट्स में होगा। तो ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 और टॉपिक जितने में कवर हो जाए। तो आप लोग जब इसे स्टडी करें चैनल पर, हमारे चैनल पर, तो उसे सीक्वेंसली स्टडी करें, ठीक है। पार्ट 1 फिर पार्ट 2 फिर पार्ट 3 इस तरह से। अच्छा, अगर स्टूडेंट्स ने जैसे कहा है कि जो रिलेशंस एंड फंक्शंस ये जो टॉपिक्स हैं इन पर वीडियो आपको हम बना करके दें, तो उनके लिए भी ये बताना है कि रिलेशन एंड फंक्शंस या ग्रुप थ्योरी या अलजेब्रा में जो इसके ऊपर के टॉपिक्स होते हैं, मॉडर्न अलजेब्रा या लीनियर अलजेब्रा में, तो उसके लिए भी हमें सेट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने सेट पढ़ भी रखा हो तो भी एक बार इन वीडियोस को देखें, शायद आपको कुछ नया या नए तरीके से सीखने को मिले, ठीक है ना। दूसरा, अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप इसे सब्सक्राइब करें। जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे आपके राइट साइड पर रेड कलर से सब्सक्राइब लिख करके आ रहा होगा, उसे आप प्रेस कर दें और इसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें। इससे फायदा ये होगा कि जो भी नए वीडियोस अपलोड होंगे उनकी जानकारी आपको मिल जाया करेगी। वीडियोस को फुल स्क्रीन पर देखें, अगर लैपटॉप अवेलेबल है तो लैपटॉप पर देखने की कोशिश करें, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो है, ठीक, किसी नाच गाने का वीडियो नहीं है ये, जो कैसे भी देखा जा सके, एजुकेशनल है। कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर करना है तो अच्छा होगा अगर आपके पास लैपटॉप हो तो आप देखें उस पर, क्योंकि उस पर स्क्रीन बड़ी है। लेकिन अगर लैपटॉप अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, मोबाइल पर भी अगर आप देख रहे हैं तो उसे फुल स्क्रीन व्यू पर देखें और साथ में ईयर प्लग का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको आवाज भी क्लियर सुनाई दे और जो भी विजन है वो भी क्लियर होना चाहिए। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। नाम है सेट्स। अब यहां पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है सेट की कि अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सेट का मतलब है कलेक्शन, सिंपल है, बहुत सिंपल कि सेट मतलब कलेक्शन, किसी भी चीज का कलेक्शन। मतलब अगर 10 लोग खड़े हुए हैं तो हम कहेंगे हाँ ये 10 लोगों का कलेक्शन है, मतलब 10 लोगों का सेट है, ठीक। अगर हम 10-15 कोई भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए पेन है, ठीक, ये पेन कुछ रख दिए जाए 5-6 तो ये उन 5-6 पेन का सेट हो गया। तो किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का या किसी भी चीज का सेट हो सकता है। ओके, अब यहां पर डेफिनेशन लिखते समय वेल डिफाइंड एक शब्द का यूज किया गया और उसे अंडरलाइन भी किया है। तो वेल डिफाइंड इसलिए क्योंकि आपको एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता है कि एक स्टेटमेंट देकर पूछे कि बताइए ये स्टेटमेंट एक सेट हो सकता है कि नहीं। अब इस बात का मतलब क्या है, जैसा कि हमने बताया कि यहां पर वेल डिफाइंड लिखा हुआ है, तो सेट हमेशा ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स का हो सकता है या बनाया जा सकता है जो वेल डिफाइंड होगी। और ये एक आईक्यू बेस्ड सिंपल सी बात है कि जब कोई चीज डिफाइन ही नहीं होगी तो आप उसे रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते, ठीक। सेट्स को ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हो उनको लिख करके रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि 1 से लेकर के 5 तक के नेचुरल नंबर का सेट, 1 से लेकर 5 तक के नेचुरल नंबर का सेट, तो आप यही कर्ली ब्रैकेट में 1 से लेके 5 तक के नेचुरल नंबर्स को लिख दो, तो ये 1 to 5 नेचुरल नंबर्स का सेट बन गया। और इस सेट को कोई भी नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, ठीक। जब भी कोई नाम देंगे किसी सेट को तो कैपिटल लेटर्स में देंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक। ट्रेडिशन है बस, ऐसे ही, और कोई इसकी खास वजह नहीं। और अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनको कभी कोई नाम देना पड़े सिंबल्स में तो स्मॉल लेटर्स में देना है, क्लियर। अगर अपनी तरफ से कुछ एज्यूम करना हो किसी एलिमेंट को तो। बाकी ये कर्ली ब्रैकेट है, तो कभी भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखना है उसे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो ये सेट है। फिर से वापस आते हैं कि ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। सपोज आपसे किसी ने बोला, जैसे अभी मैंने कहा कि द सेट ऑफ 1 to 5 नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5, तो ये जो मैंने बोला ये तो वेल डिफाइंड है ना। 1 से लेके 5 तक के नंबर तो डिफाइंड है, आप इनको लिख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, आपने लिख दिया। तो ये जो स्टेटमेंट था कि द कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5, तो ये जो स्टेटमेंट है ये एक सेट बनने लायक है। लेकिन अगर एक ऐसा स्टेटमेंट बोले हम कि जैसे हम कहें कि द कलेक्शन ऑफ 4
लार्जेस्ट स्टार्स इन द यूनिवर्स। अगर इस तरह हम कह दें कि द कलेक्शन ऑफ 4 लार्जेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स में जो सबसे बड़े 4 स्टार्स हैं आप उनका कलेक्शन, और उसको आप सेट फॉर्म में लिखिए। तो ये जो अभी स्टेटमेंट हमने बोला ये डिफाइंड नहीं है ना। बहुत बड़ा यूनिवर्स है। अभी उसके बारे में जितना भी डिस्कवर किया भी गया है वो 0.00001% भी नहीं है ना। तो ये जो 4 सबसे बड़े स्टार्स हैं ये भी डिस्कवरी का है। तो ये जो हमने स्टेटमेंट बोला ये डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए ये सिर्फ एक स्टेटमेंट तो हो सकता है कि बोलने को कुछ भी बोल दो, लेकिन इसे आप एक सेट नहीं कह सकते। मतलब ये जो कलेक्शन है कि द कलेक्शन ऑफ 4 बिगेस्ट स्टार्स इन द यूनिवर्स, तो यहां कलेक्शन शब्द का इस्तेमाल कर लो वो तो ठीक है ना, लेकिन आप यहां सेट शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप उसे सेट फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है। तो ये आप समझ में आ गया आपको कलेक्शन में और सेट में अंतर। कलेक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, वो डिफाइन भी हो सकता है, और नहीं भी डिफाइन है तो कम से कम एक स्टेटमेंट आप कैसा भी बोल दो, जैसा कि अभी हमने बोला। लेकिन अगर वो डिफाइंड होगा तभी उसको आप सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सेट्स, है ना। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, किसी भी एग्जाम में, एकेडमिक एग्जाम में या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द सेट्स, कि इन स्टेटमेंट्स में से बताइए कौन है जो सेट बनने लायक है। अब जैसे मान लीजिए आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, राइट डाउन की जरूरत नहीं पड़ रही इसलिए ऐसे ही ओरली पढ़ दे रहा हूं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, है ना। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, मतलब किसी भी वर्ष के उन महीनों का, उन मंथ्स का कलेक्शन जिनके नाम का पहला लेटर जे हो। तो क्या ये डिफाइन नहीं है स्टेटमेंट? ये जो स्टेटमेंट हमने कहा ये डिफाइन तो है ना। हमें मालूम है कि ईयर में जो 12 महीने होते हैं उनमें से कौन से मंथ हैं जिनके इंग्लिश नाम जब लिखे जाते हैं तो उनका जो लेटर है फर्स्ट वो जे आए, तो हमें उनके बारे में पता है कि वो जनवरी है, इसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये तो है नहीं, जून है और फिर जुलाई है ना। और जुलाई के बाद फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें से किसी का भी पहला लेटर जे नहीं है, तो केवल यही 3 मंथ्स हुए। तो इसको आप इस तरीके से एक सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और हमने इसको कोई नाम दे दिया सेट को, जैसे एस नाम दे दिया। तो बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, तो कहोगे यस दिस कलेक्शन इज अ सेट बिकॉज दिस इज वेल डिफाइंड। ऐसे ही आपसे कहा गया द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 से कम सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन। तो 100 से कम नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, और 100 नहीं लेना क्योंकि उसने कहा लेस देन 100, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो 100 को इंक्लूड हम नहीं कर रहे हैं। अगर वो कहता लेस देन आर इक्वल टू 100 तो फिर हम 100 को इंक्लूड कर देते, है ना। तो 99 पर ही रोकना होगा, और इस सेट को कोई नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, S1 S2 भी जरूरी नहीं था, जो आपका मर्जी, A B C D कुछ भी। तो जो वेल डिफाइंड है उनको सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा पा रहा है, ठीक। अब जैसे आपसे कहा गया कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में जो 10 सबसे टैलेंटेड राइटर्स हुए उनका कलेक्शन। तो अलजेब्रा बड़ा लॉजिकल सब्जेक्ट है ना। स्टूडेंट को क्या होता है कि जैसे जब पूछा जाता है कि भाई 12th क्लास में हो तो कौन से चैप्टर्स में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आई समझने में, तो वो स्टार्टिंग के चैप्टर्स के नाम लेते हैं जो मॉडर्न अलजेब्रा से रिलेटेड है। रिलेशंस एंड फंक्शंस बोलते हैं बच्चे, या इसके हायर स्टैंडर्ड पे जाते हैं तो भी अलजेब्रा का नाम लेते हैं। वजह बस इतनी सी है कि अलजेब्रा एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, ठीक। ये फार्मूला बेस्ड नहीं है कि आपके पास फार्मूले हैं, आपने अप्लाई किया और आंसर निकाल के रख दिया। ये लॉजिकल है, और लॉजिकल का मतलब है तो ये बहुत आसान, अगर आप अपने लॉजिक का इस्तेमाल करते हो तो, ठीक।
आपको पढ़ाने वाला लॉजिकली पढ़ाए और आप उसको अपने आईक्यू से पूरा समझ पाओ, तो फिर आपको इससे ज्यादा आसान कुछ लगेगा ही नहीं, इसमें करने लायक कुछ होता ही नहीं फिर। ठीक है, तो हाँ, तो द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक, तो इन्होंने कहा ये कलेक्शन, जैसा हमने बताया ना, कलेक्शन तो किसी भी चीज का हो सकता है, कलेक्शन तो किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन उन कलेक्शंस में से कौन ऐसे कलेक्शंस हैं जिनको हम सेट्स कहेंगे, जो वेल डिफाइंड होंगे, ठीक, जिनको हम एक्सप्रेस कर पाए इस तरह से। तो इस क्वेश्चन में ये जो कहा गया कि 10 सबसे टैलेंटेड जो राइटर्स हैं उनका कलेक्शन, तो ये डिफाइंड नहीं है ना। अभी तक इंडिया में ऐसी कोई लिस्ट ऑथराइज्ड तरीके से जारी नहीं की गई कि ये 10 राइटर हैं भैया जिनको आप बेस्ट राइटर्स कह सकते हो। आप गूगल पे ना सर्च करो, है ना। हमने कहा कि ऑथराइज्ड लिस्ट होनी चाहिए। अब अगर कोई मान लो वेबसाइट है वो अपने अकॉर्डिंग कुछ लिख दे, या आपसे कोई पूछ दे कि भैया आपके अकॉर्डिंग 10 सबसे अच्छे राइटर क्या है, तो आपका जवाब कुछ और हो सकता है, किसी और फ्रेंड का जवाब कुछ और हो सकता है, तो ये जवाब अलग अलग। अभी इस तरीके की कोई भी लिस्ट किसी अथॉरिटी द्वारा, जैसे गवर्नमेंट द्वारा, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। ये पक्षपात भरी हुई लिस्ट होगी तो जारी हो भी नहीं सकती कि फिर बाकी राइटर्स क्या करेंगे, आपने इनको कैसे बेस्ट कह दिया। ठीक, ऐसे आप अपनी मर्जी से भले किसी के लिए भी बेस्ट वर्ड इस्तेमाल करो। तो ये जो कलेक्शन है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम कहेंगे कि सिंस दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, सो दिस इज नॉट अ सेट, दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। क्लियर? तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि कलेक्शन वर्सेस सेट्स दोनों में क्या अंतर है। ठीक, कलेक्शन कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होंगे वही सेट बनेंगे। अब चलिए सेट्स में ही आगे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की, मतलब किसी सेट को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वैसे तो अभी लिख के बता दिया था, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने एलिमेंट्स को लिख दिया, ठीक, लेकिन अब उसको जरा डिटेल से देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। आप किसी भी सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 टैबुलर फॉर्म, ठीक, और नंबर 2 है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें से जो आपका ऊपर लिखा है टैबुलर फॉर्म, इसे कहीं कहीं पर रोस्टर फॉर्म भी लिखा जाता है या लिस्ट फॉर्म भी कह दिया जाता है। तो ये उसके और दूसरे नाम हैं, टैबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, लिस्ट फॉर्म, और एक है आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या है इसका मतलब, आइए समझते हैं। तो जो अभी अभी हमने इस तरीके से लिखा था कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, याद है ना, अभी लिखा था द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो उसको आपने इस तरीके से जब रिप्रेजेंट किया 1 से लेकर 99 तक, ठीक, लेस देन 100, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। नेचुरल नंबर पता है ना आपको, जो 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 नंबर लाइन पर, ठीक, और आगे इनफाइनाइट सेट होता है नेचुरल नंबर का, 1 2 3 4 से कहां तक। तो नंबरों के बारे में भी सही जानकारी अगर आपको नहीं है तो एक वीडियो अपलोड है, आप उसे देखिएगा। अगर अभी नहीं किया है तो मैं देख लूंगा, उसको कर दूंगा, अबाउट द नंबर्स, क्योंकि बहुत सारे नंबरों को लेकर के भी स्टूडेंट में कंफ्यूजन होता है। जैसे रैशनल नंबर क्या होता है, अब आपको किताब की रटी रटाई डेफिनेशन बताने लगते हैं कि विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q। लिखने के बाद आप एक रट के डेफिनेशन तो बोल देते हो, लेकिन आपको समझ में खुद भी नहीं आता कि अगर एक नंबर लिखकर पूछा जाए कि बताओ रैशनल है कि नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसलिए एक आसान भाषा में, समझने वाली भाषा में, है ना, नंबर्स क्या होते हैं, इसके लिए आप वो वीडियो देखिएगा अबाउट नंबर्स करके। तो अलजेब्रा में उसका भी बहुत योगदान होगा, वो भी चीज आपको पता होनी चाहिए नंबरों के बारे में। तो ये जैसे सेट लिखा हुआ है ना, कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया। इस तरह से जब लिख देते हैं सारे एलिमेंट्स को, जो जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, तो ये है आपकी टैबुलर फॉर्म। मतलब टैबुलर फॉर्म का ये मतलब है कि जब आप किसी सेट को लिखो तो जिन एलिमेंट्स की बात आप कर रहे हो वो सारे एलिमेंट्स शो करके आप लिख दो, तो ये बन गई टैबुलर फॉर्म।
और दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जब यही सेट अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, दोनों को समझ लेते हैं तभी क्लियर होगा। तो ये टैबलर फॉर्म है ना। अब सेट बिल्डर फॉर्म में देखो, इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाए। तो सेट बिल्डर फॉर्म का नियम यह है कि आप इस तरह सारे एलिमेंट्स मत लिखो, बल्कि आप कोई ऐसी लैंग्वेज लिख दो जिसको पढ़ करके आइडिया हो जाए कि आप किन एलिमेंट्स की बात कर रहे हो, है ना। यहां 100 से कम नेचुरल नंबर की बात हो रही थी, आपने ऐसे करके लिखा, तो ये कोई देखेगा तो समझ लेगा आप क्या कहना चाहते हो कि हाँ 1 2 3 4 से लेकर 99 तक गए हैं, मतलब आप इन्हीं की बात कर रहे होगे 1 से 99 तक। ठीक। अब इसी बात को अगर हम एक लैंग्वेज में लिखें तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगी आइए देखें। तो हमने लिखा इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में, तो क्या करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, कर्ली ब्रैकेट लगाया और सारे एलिमेंट्स ना लिख करके उन सभी एलिमेंट्स को x से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, मतलब अंदर हमने लिखा x, अब x इन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब ये बात आगे, अब x के बारे में कैसे लिख रहे हैं हम देखो कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 100 और कर्ली ब्रैकेट बंद। ठीक, अब ये आपकी हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। और जब भी कभी सेट बिल्डर फॉर्म लिखो आप, ठीक है, तो आपने सही लिखा कि नहीं सही लिखा, तो उसको चेक करने का यही तरीका है कि बस आप ये सोचना कि अगर कोई इसको पढ़ेगा, ठीक, तो क्या उसको पूरा आइडिया हो जाएगा कि हम किन नंबरों की बात कर रहे हैं, हम किन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो ये दोनों लिखे हुए हैं, लेकिन अगर कभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ सेट आपको चेक करना है, आप कभी लिखो तो पहले खुद से ही पूछो कि अगर हमको ना पता हो और सिर्फ इसी को पढ़ें तो क्या जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम समझ पा रहे हैं कि ये सेट किन एलिमेंट्स की बात कर रहा है। तो देखिए लिखा रहा है ये सेट है। ठीक, सेट में क्या है, तो लिखा है x है, मतलब सेट के अंदर x है। अब x क्या है, तो सच दैट, ये सच दैट का सिंबल है ना, सच दैट मतलब इस प्रकार की x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब x एक नेचुरल नंबर है। ठीक, अब आप कहोगे ये अब ए क्यों लिख दिया आपने, क्या x एक नेचुरल नंबर कहां था, आप तो कह रहे थे कि सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो एक नेचुरल नंबर नहीं है ना, आगे कुछ और भी लिखा है, लेस देन 100, मतलब x एक नेचुरल नंबर है जो 100 से कम है। अब बताओ 100 से कम कौन सा नेचुरल नंबर है, तो आप किसी एक का नाम थोड़े ना लोगे, फिर 1 भी बोलोगे, 2 भी बोलोगे, 3 भी बोलोगे, 4 भी बोलोगे, डॉट 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 99 भी बोलोगे, है ना। और कोई कंडीशन तो हमने नहीं लिखी, बस इतना लिखा x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर और लेस देन 100। तो इसको पढ़ करके व्यक्ति क्या आइडिया लगाएगा कि सेट x का है और x एक नेचुरल नंबर है, और कौन सा नेचुरल नंबर है, जो लेस देन 100 हो। लेकिन लेस देन 100 तो बहुत सारे होते हैं, तो जो बहुत सारे होते हैं वो बहुत सारे ही सेट में आएंगे, तो वो अंदाजा लगा लेगा कि अच्छा इसका मतलब ये सेट 1 से लेके 99 तक 1 to 99 तक के नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। क्लियर। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि एक एग्जांपल से शायद इतना सारे सवाल आप लगा जाओ ये शायद ना हो पाए, तो चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी की। और प्रैक्टिस यही ऐसे ही होगी कि एक टैबुलर फॉर्म को लेकर के उसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना सीख लें और सेट बिल्डर को टैबुलर फॉर्म में बदलना सीख लें। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चीज से कि एक सेट बिल्डर को टैबुलर में बदलना। ठीक, अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी जाए, हम सेट बिल्डर फॉर्म से टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो ऐसी कुछ प्रैक्टिस कर ली जाए। तो जैसे सपोज एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया गया, ठीक, एक सेट है, लिखा है a इक्वल टू x सच दैट, इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म लिखी जाती है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म आपको दिया जा रहा है और कह रहा है टैबुलर फॉर्म में उसको चेंज करो। तो सेट a इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है।
और हमने बताया ना आपको कि नंबरों के बारे में अच्छे से पता होना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को अगर आप बेस से बिल्कुल उठा के पढ़ते हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं आती। आपको कोई भी चीज जब टफ लगती है, आप कहते हो कि मेरे को अलजेब्रा टफ लगती है, तो अलजेब्रा आपको टफ इसलिए नहीं लगती कि अलजेब्रा टफ है। अलजेब्रा आपको टफ इसलिए लगती है क्योंकि आपने उसकी शुरुआत ठीक से नहीं करी है ना, आपने उसकी शुरुआत ठीक से नहीं करी। जैसे आप कोई नंबरों के बारे में ही नहीं जानता और क्वेश्चन लगाने बैठ गया, तो ऐसे में क्या है, जब उसे यही नहीं पता इंटीजर होता क्या है तो वो समझेगा क्या। ठीक, तो किसी भी चीज की शुरुआत है, आपने अल्फाबेट सीखे थे तो सीधे एम या एन से नहीं स्टार्ट किया था, ए से ही स्टार्ट किया था उसको सीखना। तो कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं है। आप अगर उसकी स्टार्टिंग को मिस कर देते हो, फिर वो आपकी गलती हो या आपके टीचर की गलती हो। अगर आपने उसकी स्टार्टिंग को ठीक से समझा नहीं तो फिर धीरे धीरे जब आप हाई क्लास में जाते हो तो वो कमी बड़ी होती चली जाती है और फिर आप कहते हो कि ये सब्जेक्ट टफ हो गया। तो कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता, वो सिर्फ आपके लिए टफ हो गया, वरना वही सब्जेक्ट किसी और के लिए बहुत आसान भी है। तो x such that x is an integer and, और उसके बाद एक कंडीशन और लिखी हुई है इस तरह से, सिंपल। इंटीजर पता है ना क्या होता है, ये है हमारी नंबर लाइन। नंबर लाइन में मिड में होता है 0, आगे होते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, और माइनस पीछे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, इधर भी माइनस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट दोनों तरफ है, इसे माइनस इनफाइनाइट डायरेक्शन बोल दिया जाता है, इसे प्लस इनफाइनाइट डायरेक्शन बोल दिया जाता है। ठीक, तो ये वाले हो गए नेचुरल नंबर जो 0 के आगे हैं, है ना, या इनको पॉजिटिव इंटीजर्स कहो, एक ही बात है। और ये पीछे हो गए आपके 0 के पीछे हो गए निगेटिव इंटीजर्स। तो 0 के आगे पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 के पीछे निगेटिव इंटीजर्स। और ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स को ही नेचुरल नंबर कहोगे आप। ओके, तो ये पॉजिटिव इंटीजर, ये निगेटिव इंटीजर, 0 को ना पॉजिटिव इंटीजर में काउंट किया जा रहा है ना निगेटिव इंटीजर में काउंट किया जा रहा है। और जब हम बात करते हैं इंटीजर की, इंटीजर क्या होते हैं, तो फिर हम इनको भी ले लेते हैं, उनको भी ले लेते हैं, और फिर हम 0 को भी ले लेते हैं। मतलब इंटीजर का मतलब हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स भी, नेगेटिव इंटीजर्स भी और 0 भी। तो इंटीजर मतलब ये सारे नंबर। ठीक, बाकी डिटेल में नंबरों को समझो आप अबाउट नंबर्स वाले वीडियो में। हाँ भाई, तो ठीक है, तो ये कह रहा है कि सेट x है, मतलब इस सेट के अंदर क्या है, x है। ठीक, अब x क्या है, कह रहा है x एन इंटीजर, x एक इंटीजर है। अब हम ये थोड़ी ना समझ लेंगे कि एक ही इंटीजर होगा इसके अंदर, वो तो लिखने का तरीका है भाई, इंग्लिश ग्रामर है ना। तो x इज एन इंटीजर, x कोई इंटीजर है, x एक इंटीजर है, लेकिन कौन सा इंटीजर है वो उसने आगे बोला, इस कंडीशन को फॉलो करे, मतलब -3 से 7 के बीच की वैल्यू। और यहां आप देख रहे हो -3 की तरफ इक्वल भी लगा है, मतलब -3 से लेकर के, यहां से लेकर के -3 से लेकर के और 7 तक। अब जैसे ये 4 है, 4 के बाद 5, फिर 6, फिर 7 डॉट डॉट डॉट, है ना, फिर 8 डॉट डॉट डॉट। तो -3 से लेकर के और ये 7 तक, और 7 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि 7 के नीचे इक्वल नहीं लगा है। तो -3 से 7 के बीच की वैल्यू लेनी है। अगर ये ना लगा होता तो -3 भी ना लेते, सिर्फ -3 से 7 के बीच की वैल्यू लेते, मतलब -2 से लेकर के और 6 तक ही लेते। लेकिन उन्होंने एक तरफ इक्वल लगा दिया, मतलब -3 को भी इंक्लूड कर लो। ठीक, तो अब हो गया -3 और -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 पे आके रुकना पड़ेगा। 7 को इंक्लूड नहीं करना है, वहां पर उन्होंने इक्वल नहीं लगाया। तो अगर आप इसको टैबुलर फॉर्म में लिखते हो तो क्या लिखोगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, बस, है ना। तो ये थी सेट बिल्डर फॉर्म और आपने उसको टैबुलर फॉर्म में लिख दिया। तो समझ गए सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, जिसमें एक लैंग्वेज का सहारा लिया जाता है आपको बात समझाने के लिए, और टैबुलर फॉर्म मतलब कोई लैंग्वेज नहीं, बल्कि जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को ही पूरा पूरा आप शो करके दिखा दो, तो वो टैबुलर फॉर्म है। अब जैसे एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग इस चीज को कन्वर्ट करना। x जैसे यहां पे लिखा हुआ है, कोई सेट है, मान लीजिए उसको b नाम दिया गया कि x such that x is a 2-digit natural number, x is 2-digit
नेचुरल नंबर, ठीक, x 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है। और कौन सा? तो लिखा हुआ है सच दैट, अब यहां लैंग्वेज में सच दैट लिखा, इस सिंबल को भी सच दैट पढ़ा जाता है ना, वो दोबारा भी यहां वो सिंबल लगा सकते थे लिखने के बजाय सच दैट। तो सच दैट द सम ऑफ डिजिट, द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, ये क्वेश्चन, ठीक। वो कहना चाहता है कि ये सेट है x का, और x क्या है? तो लिखा है x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट वाले नेचुरल नंबर, जैसे 11, 12, 13 है ना, 10 भी, इन सब में 2-2 डिजिट आते हैं ना। 1 इसमें एक ही डिजिट, 2 इसमें एक ही डिजिट है, 3 इसमें एक ही डिजिट है, लेकिन 10 में कितने डिजिट है? 2, 11 में 2, 12 में 2, है ना। ऐसे हमें मतलब नेचुरल नंबर लेने हैं जिसमें 2 डिजिट्स हों, और वो 2 डिजिट्स में एक खास बात और हो, वो खास बात ये कि उनके डिजिट का जो सम है वो 8 होना चाहिए। जैसे कि मान लो हमने लिखा ये लिखा हुआ है, तो ये 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है ना, है तो नेचुरल नंबर ही, 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, तो ये 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, इसमें 2 डिजिट है 1 और 7, और ये 2 डिजिट ऐसे हैं कि उन डिजिट का जो सम है वो 8 आता है, 1 और 7 का सम 8 आता है ना। तो इस तरीके से, लेकिन सिर्फ 17 इसका आंसर नहीं होगा ना, ऐसे और भी तो होंगे, तो हमें ऐसे नेचुरल नंबर चाहिए होंगे सारे जो 2 डिजिट के तो हों लेकिन उन 2 डिजिट का सम 8 हो। क्लियर? तो डेफिनेटली आप सोचना कहां से शुरू करोगे? 10, क्योंकि 10 से पहले तो सब एक एक डिजिट वाले नेचुरल नंबर है ना, 1 से लेकर 9 तक एक एक डिजिट वाले हैं, स्टार्टिंग तो 10 से ही होगी ना, कि 10 है कि नहीं, फिर आप सोचोगे 11 है कि नहीं, फिर आप 12 के बारे में सोचोगे, तो 12 में तो डिजिट का सम क्या होगा, 1 और 2 का सम 3 हो जाएगा, लेकिन ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना सोचने में, तो आप ऐसे नहीं, आप ऐसे सोचो, आपने 1 लिखा, ठीक, अब 1 के साथ आप ऐसा क्या रख दो जो सम 8 हो जाए, तो आप कहोगे 7 रख दो, है ना, तो 1 और 7 का सम 8 होता है, तो एक तो ये आ गया डिजिट, आप एक तो ये नंबर आ गया नेचुरल नंबर, यानी 17 एक ऐसा नेचुरल नंबर है कि डिजिट सम 8 है, ठीक। अब आप पहली पोजीशन पर 2 को रख दो, समझ रहे हैं ना, फिर हम पहली पोजीशन पर 3 को रखेंगे, इस तरह करते जाएंगे। तो जब 2 को पहली पोजीशन पर रखोगे तो उसके साथ में तो 6 को ही रखोगे ना भैया, क्योंकि 2 और 6 का सम 8 होता है, तो एक और नेचुरल नंबर मिला हमें जिसके डिजिट का सम 8 हो रहा है। अब 3 को रखा है तो 3 के साथ क्या रख दो जो सम 8 हो जाए, 5, 3 और 5 का सम 8 होता है, तो एक और नेचुरल नंबर मिला। अब 1, 2, 3, ठीक, अब 4 को ले लो और 4 के साथ क्या रख दो जो सम 8 हो जाए, खुद 4 को रख दो, 4 और 4 का सम 8, फिर है ना, हम पहली पोजीशन पे ध्यान दे रहे हैं, देखो 1, 2, 3, 4, अब 5 ले लो, अब 5 के साथ क्या रख दो, 3, सम 8 बन रहा है ना 5 और 3 का, और नेचुरल नंबर कौन सा है ये, 53। अब पहली पोजीशन पर 6 को लेकर के सोचो कि 6 को अगर पहला डिजिट है तो दूसरा डिजिट क्या ले लें, 2 ले लें, है ना, तो 6 2 का सम 8, तो ये 62 मिला। ऐसे ही 7, तो 7 के साथ आप 1 को रखोगे तो 7 1 का सम 8 और 71 मिल गया ना। अब बारी आई 8 की, तो 8, अब 8 के साथ 8 तो सम ही चाहिए हमें डिजिट का, है ना, लेकिन हम रखना तो हमें 2 डिजिट का है ना, जो हमें चाहिए वो तो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो डिजिट तो बढ़ाने ही पड़ेंगे, तो दूसरा डिजिट 0 रख दो, क्योंकि दोनों डिजिट का सम करेंगे 8 और 0 का सम, तो वो 8 ही तो आएगा, ठीक। अब इसके आगे चलना बेकार है, क्योंकि आप क्या कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 से स्टार्ट किया, अब आप 9 से थोड़े ना स्टार्ट कर लोगे, सम तो 8 बनाना है ना भैया, तो 8 से ज्यादा वाला डिजिट लिखने की जरूरत ही क्या है, इसका मतलब हमें यहीं पे रोक देना चाहिए। क्लियर? तो ये है वो नेचुरल नंबर जिनका डिजिट सम 8 है। तो ये था सेट बिल्डर फॉर्म और ये है उसका टैबुलर फॉर्म, ठीक। तो सेट बिल्डर फॉर्म से टैबुलर फॉर्म में, ठीक। अब एक और एग्जांपल, जैसे कहा जाए आपसे, अब नंबरों से कुछ बाहर निकल करके आते हैं, जरा कुछ अल्फाबेट्स पे आकर के कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि एक सेट बिल्डर फॉर्म में यहां देखिए लिखा हुआ है कि एक सेट है, मान लो कोई भी नाम दे देते हैं, x सच दैट x
इज द लेटर X is a letter of the word trigonometry. कैपिटल ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। एक्स तो लिखा ही जाता है, पर सच दैट, ये सच दैट का सिंबल। अब एक्स क्या है? एक्स इज अ लेटर, एक्स एक लेटर है, एक अक्षर है, ऑफ द वर्ड, शब्द का। कौन सा शब्द का? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, अब इसको हमें लिखना किसमें है? टैबुलर फॉर्म में, है ना। हम सेट बिल्डर से टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसे वर्ड लिखा है और एक्स उसका एक लेटर है, और उन्हीं लेटर का हमें कलेक्शन बनाना है। कह रहा है ना, सेट है, सेट में एक्स है, ठीक है, तो एक्स क्या है ये पता लगा लें, वही लिख देंगे। एक्स लेटर है, किसका लेटर है? ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का। अब ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में एक लेटर तो है ना, ये तो कई लेटर हैं, तो बस लेटर वाइज लिख दो। ठीक, एक लेटर टी है, टी लिख दो, आर है, आर लिख दो, आई है, आई लिख दो, फिर एक लेटर मिला जी, फिर एक लेटर क्या मिला? ओ, फिर एक लेटर क्या मिला? एन, फिर लेटर ओ। अब एक बात समझिएगा, ठीक, सेट थ्योरी का रूल है कि जब आप कोई सेट लिख रहे हो तो आपको एक एलिमेंट दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब एक सेट लिखते समय आप एक ही एलिमेंट दो बार मत लिखो, क्योंकि सेट जो है वो एलिमेंट्स की संख्या गिनने के लिए नहीं बनाए जाते। सेट एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए नहीं है, सेट सिर्फ ये बताने के लिए है कि किस किस चीज का सेट है। जैसे 10 गुलाब के फूल, ठीक, 15 गेंदा का फूल, ठीक, 20 कोई और फूल जैसे चमेली का फूल। ठीक है भैया, हमसे कहा गया कलेक्शन किसका है ये, तुम कहेंगे भैया गेंदा, गुलाब, चमेली, ऐसे बोलेंगे ना। फिर यहां इससे मतलब नहीं कि वो कितना वो कितना वो कितना, हमसे ये पूछा जा रहा है भैया ये सेट किस चीज का है, तो सिर्फ एलिमेंट्स के नाम बता दें। यही कारण है कि रिपीट करने की नीड नहीं है। तो इसलिए ओ रिपीट हो रहा था तो अब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखा जा चुका है। फिर इसके बाद में आया एम, तो एम तो अभी नहीं लिखा गया ना, तो एम लिख लो। फिर ई है, ई भी अभी नहीं लिखा गया, तो ई भी लिख लो। टी आया, टी तो लिखा जा चुका है। आर भी लिखा जा चुका है, वाई नहीं लिखा गया तो लिख लो। क्लियर? तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री के लेटर्स का सेट। एक लेटर को एक बार लेकर और बीच में लगाते रहो कॉमा, क्योंकि हमें लेटर का कलेक्शन चाहिए था। ठीक है, तो ये आपको हमने बताया कि किस तरीके से आप सेट बिल्डर फॉर्म को टैबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक, और टाइमिंग का ध्यान रखें। ये वीडियो यहीं तक, पार्ट 2 में इसके आगे समझते हैं। ओके, पार्ट 2। थैंक यू।